देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सरप्राइज का मुकाबला, निगरां हुकूमतें और अवाम का सरप्राइज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। हमने फैसला किया है पख्तूनख्वा की असेंबली और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। नून लीग ये डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। मुल्की सूरत हाल इस मुहावरे जैसी है कि आग लगी है बस्ती में और सब हैं अपनी मस्ती में। पाकिस्तान तबाही का शिकार है और सियासतदान एक दूसरे को सरप्राइज देने का खेल खेलने में मसरूफ हैं। कोई अचानक एतमाद का वोट लेकर सरप्राइज देता है तो दूसरा 9 माह बाद कौमी असेंबली में वापस जाने का ऐलान करके सरप्राइज देता है। एक ऑपोजिशन लीडर की सीट पर बैठने का सरप्राइज देता है तो दूसरा 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके उन्हें असेंबली से बाहर करने का सरप्राइज देता है। अगर पाकिस्तान के मसाइल का यही हल है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। मुल्की मईशत का हाल यह है कि IMF वजीर आजम की कॉल के बावजूद पाकिस्तान ना आया और अब अपनी तमाम शराइत मनवाने के बाद अगले हफ्ते आने का इम्कान है। आलमी बैंक $1 अरब देने से मुकर चुका है और दोस्त ममालिक कर्ज देने के लिए IMF के मुआहदे की तरफ देख रहे हैं। नतीजा ये है कि कौमी खजाने में इस वक्त सिर्फ $4 अरब बचे हैं। तो अगर ये तसल्ली की बात है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। मुल्क में इतनी महंगाई है कि कीमतों के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर एक दिन राशन खरीद लें तो दूसरे दिन कीमत पर नहीं मिलता उसी। बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने का फैसला हो चुका है। 9 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सनतें बंद होने से बेरोजगारी का सैलाब आ रहा है। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। अगर ये सूरत हाल तसल्ली बख्श है तो फिर आए ना हम भी सरप्राइज खेलते हैं। जनाब, गैस की कमी समझ में आती है, लेकिन गंदम जो हमारे मुल्क में पैदा होती है वो क्यों शॉर्ट हो जाती है किसी को कोई खबर नहीं है। गरीब आदमी 10 किलो आटे का थैला हासिल करने के लिए मीलों लंबी लाइनों में लग रहा है या आटे के ट्रक के पीछे जीतने के लिए भागकर अपनी जिंदगी तक हार रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक और काबिल कबूल है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। डॉलर का ऐसा बहरान है कि LCs ना खुलने से जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल का बहरान और इलाज में रुकावटें हैं। मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पर खड़ा है और सब सियासतदान एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ हैं। अगर मुल्की मसाइल का ये हल काबिल कबूल है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि जिस मुल्क में आप आज अपने इक़्तिदार के लिए सरप्राइज खेल रहे हैं ना, वो इक़्तिदार इस मुल्क के अवाम ने अपने वोट से आपको दिया है और वही देते हैं और ये वोट का मरहला अब आने को है। अगर आपने इस अवाम के लिए किसी खुशकुन सरप्राइज का बंदोबस्त ना किया तो यकीन करें कि अवाम इलेक्शन में आपको ऐसा सरप्राइज देंगे कि आप सरप्राइज करना ही भूल जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में इन रवैयों पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN से हमें राना एहसान अफजल ने ज्वाइन किया है, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए सनत और तिजारत हैं, और तज्जियाकार रजा रूमी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा उस्मान डार साहब, आपसे शुरू करते हैं। वैसे तो ये हुकूमत जो है ये महंगाई मुसलसल करके वैसे ही आवाम को सरप्राइज़ कर रही है, लेकिन एक सरप्राइज़ आप लोगों के इस्तीफे भी हैं। तो क्या ख्याल है, आपकी दुआएं कबूल हुई हैं या दुआएं कुछ और मांगी थी और इस्तीफों की सूरत में ये कबूल हो गई हैं? देखिए पारस, एक सरप्राइज़ तो आपने दिया हमें, मुबारक हो। सुनो TV आपने ज्वाइन किया, ये भी सरप्राइज़ था कौम के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए। तो अच्छा सरप्राइज़ था बाय द वे। आप बड़ी माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं यहाँ और मैं समझता हूँ कि सुनो मैनेजमेंट के लिए आप एसेट साबित होंगी। आपने बड़ा ज़बरदस्त पहले चैनल पे काम किया। चलें, सरप्राइज़ चल रहे थे, आपने भी दिया, गवर्नमेंट भी सरप्राइज़ दे दिया, आपने इतने दिए तो एक हमारा भी बनता था ना फिर। अच्छा लगा, बड़ा ज़बरदस्त स्टूडियो है और मुझे बड़ा अच्छा लगा इंट्रो जो आपने शुरू में दिया। देखिए पहले किस पे बात करें, इस्तीफों पे कर लें? पहले इस्तीफों पे कर लें। मैं ज़रा महंगाई क्योंकि करूंगी बात उस पर आराम से, लेकिन थोड़ी सी ज़रा इसके ऊपर बात कर लें। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे दिली खुशी है
पिछले 8-9 माह से आपको याद होगा स्पीकर साहब कहते थे जी एक एक करके आए, फिर इस्तीफे कबूल करेंगे, और फिर तकरीबन 7-8 माह इन्होंने कबूल ही नहीं किए। फिर 25 के करीब से मुतमईन हो रहा हूँ तो इस्तीफे कबूल कर रहा हूँ। चलें, अच्छी बात है। मकसद ये है कि जब इमरान खान ने कहा कि मैं आ रहा हूँ पार्लियामेंट में और इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर का टेस्ट होगा, और उसके साथ फिर जितने भी होते हैं पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो भी सारे कुछ थे, और उसके साथ साथ फिर निगरान सेटअप के लिए तो बुखलाहट का शिकार हो गए। और फिर 35 तो आ तो रहे हैं 55, मेरा ख्याल है 55 अभी भी शायद 50-55 हैं अभी भी जो आप वापस क्यों जा रहे थे जब आपने इस्तीफे दे दिए, और आप वाकई चाहते थे कि इस्तीफे आपके कबूल हो जाएं, और क्या सिर्फ ये आप प्रेशर टैक्टिक्स था आपका कि ये आपने कहा फैसला किया कि हम कौमी असेंबली जाएंगे? नहीं, देखिए एक ऑप्शन था, एक कानूनी माहिरीन उससे भी चेयरमैन इमरान खान साहब राय ले रहे थे कि यार कौन सा ऐसा वे आउट हो सकता है। देखिए आगे निगरान सेटअप आना है, ये तो मुकम्मल कर लेंगे। राजा रियाज साहब तो पहले ही नून लीग का टिकट अप्लाई कर चुके हैं, आपके अपोजिशन लीडर, तो आप संजीदा थे कौमी असेंबली जाने में? नहीं, गलती का एहसास हो गया था कि खुला मैदान नहीं देना चाहिए था इस गवर्नमेंट को? देखिए अगर आप मुझसे पूछें बतौर पॉलिटिकल वर्कर, तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अखलाकी तौर पे ये इतने घिर सकते हैं, या जो ये कर रहे थे, जिस तरह इन्होंने मैनेजमेंट की है, जिस तरह ये हुकूमत को लेके आगे चल रहे थे, जिस तरह आए। नहीं, इसमें क्या गलत है कि शहबाज शरीफ साहब अगर राजा रियाज साहब के साथ मिलकर अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर फैसले कर रहे हैं तो ये तो उनका आईनी इख्तियार है, इसमें गलत क्या ये कर रहे थे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें क्या ही हर्ज है कि 1100 रुपए का डाका डाल लिया, अपने मुकदमात मिलकर माफ करवा लिए, क्या हर्ज है आपके ओवरसीज व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं उनका अलग रख लें, इसको अलग इसलिए रख लें क्योंकि मैं आईनी इख्तियार की उनकी बात कर रही हूं, क्योंकि देखिए फिर तो वो पाबंद नहीं है कि खान साहब को कंसल्ट करें इन चीजों में। देखिए यही अगर इनका आप तर्ज गवर्नेंस देखें, जिस तरह इन्होंने हुकूमत की, फिर जिस तरह की अपोजिशन की राजा रियाज ने, तो ये तो क्लियर नजर आ रहा है कि जिस तरह का ये मुकमका करेंगे और जिस तरह का सेटअप लेके आएंगे, और इन हालात में चले मैं कहता हूँ वो तो मुस्तकबिल की बात है ना कौमी असेंबली की। आप पंजाब में देख लें, पंजाब में जो 2 नाम सामने आए हैं, मुझे बताएं ना, नकवी साहब को ले लें, कंट्रोवर्शियल हैं, आहद चीमा को ले लें, उनकी हिस्ट्री सारी कौम के सामने, कोई इनके पास कोई ढंग का नाम नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा नाम जरा अभी आते हैं, ये रजा रूमी साहब बैठे हैं, इन्हीं का ही नाम दे देते। अच्छा, ये बेहतर है, बेहतर क्रेडिबल शख्सियत है, इनका नाम आ जाता। तो मकसद ये क्या मकसद, ये ये कहती है कि जो नाम उन्होंने दिए शायद इससे बेहतर नहीं हो सकता ना उनके ख्याल में, क्योंकि उन्होंने इसीलिए ये 2 नाम दिए थे। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि अब जो भी फैसले राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर आगे करेंगे, आप लोगों के लिए वो काबिल कबूल होंगे? चूंकि असेंबली में आप नहीं जाते हैं तो जाहिर है उनके आईनी इख्तियार को तो फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो कैसे आपके हक में अदालती फैसले? देखिए पारी साहब के प्रोग्राम से स्पीकर नेशनल असेंबली को पैगाम दे रहे हैं, बाकी मानदा अरकान के इस्तीफे कबूल कर लें, वरना ये तमाम पोजीशंस तैयार रखें, हम आ रहे हैं, अभी भी हम ज्यादा हैं, तो फैसला कर लें। मुझे उम्मीद है ये आपका बड़ा देखते हैं सुनते हैं ये सारे आपको, क्योंकि आप बड़ी तगड़ी तनकीद करती हैं, तो इसलिए कोई ना कोई जरूर वॉच कर रहा होगा। जो गलत चीज पे तो तनकीद करनी चाहिए, करती रही है। मैं बिल्कुल, जब आप हुकूमत में थे मैंने खान साहब की जो भी कारकर्दगी थी उस पर खूब तनकीद की गई है, लेकिन वो जो अब गवर्नमेंट में है वो शायद इस चीज को समझते नहीं है। राना एहसान साहब, ये जो 35 इस्तीफे कबूल किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने सरप्राइज दिया है? चूंकि अभी आपने सुना वो कह रहे थे हम तो चाहते यही थे कि इस्तीफे कबूल करो, और कुछ इनके लोग कह रहे हैं कि हमने दबाव डाला था इन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फिर तो अगर ये चाहते ये थे कि इस्तीफे कबूल हों तो फिर तो इनकी मानी गई, इनको खुश होना चाहिए, अपनी तकलीफ का क्यों शिकार है? देखिए बात ये है कि हम जरूर इनको कहते थे कि आप असेंबलियों में वापस आएं, लेकिन ये तब की बात है जब केपीके डिसॉल्व नहीं हुआ था, पंजाब डिसॉल्व नहीं हुआ था, और हम कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शंस ही हों लेकिन अपनी मुद्दत पूरी करके हों। लेकिन जब इन्होंने ये अपना जो सियासी फाइनल इनका जो ब्लो था, या कह लें कि जो इन्होंने पहले तो अनाउंस किया पिंडी में, फिर इनको पूरा करना पड़ा, तो वो जब इनकी पूरी हो गई बात, तो ये चीज तो तय हो गई कि असेंबली में पाकिस्तान के मुफाद के लिए तो नहीं आना चाहते थे, ना ये अवाम के लिए वापस आना चाहते थे, ना ये कोई असेंबली के मामलात को आगे बढ़ाना चाहते थे, ये तो सिर्फ अपने मकसद के लिए आना चाहते थे, जिसमें से केयर टेकर सेटअप है। तो कहने का मतलब वो कहते हैं आप डर गए, ये आपका खौफ था। वो कहते हैं कि अगर हम आ जाते तो राजा रियाज एंड कंपनी के साथ फिक्स्ड मैच जो आप खेल रहे हैं वो नहीं चलना था। वो कहते हैं फिर एक जेन्युइन प्लेयर्स के साथ आपका मुकाबला होना था। वो कहते हैं फिर आपकी हुकूमत के जाने का भी खतरा था, तहरीक आदम एतमाद भी लाई जा सकती थी। वो कहते हैं फिर आपको टफ टाइम मिलना था, और अभी केयर टेकर सेटअप का आपने खुद जिक्र कर दिया। नहीं चले, जो भी ये चाहते थे वो यही फसाद ही डालना चाहते थे ना, फसाद को बढ़ाना चाहते थे, लड़ाई झगड़े को बढ़ाना चाहते थे, तो ठीक किया। और फिर दूसरी बात इसमें जो बनती है, क्या इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हुए थे? या तो इस्तीफे नहीं दिए हुए थे तो ये कह दें कि हमारे गलत इस्तीफे,
और अगर इनको इतनी तकलीफ है इन इस्तीफों की तो फिर कोर्ट में चले जाए और कोर्ट में जाके कहें कि हमारे इस्तीफे गलत थे। वो तकलीफ की एक वजह ये भी है कि वो राजा रियाज साहब ने पहले मंजूर नहीं किए ना, एक एक को बुला के तस्दीक करूंगा, इस्तीफे हाथ से लिखे हुए होने चाहिए, तो फिर ये एकदम उन्होंने कबूल कैसे कर लिया? आप समझते हैं कि उनका भी दोहरा मेयार नहीं है, पर सारे ही कबूल करें ना सर, क्यों नहीं करते? नहीं देखिए, ये उनका इस्तेहकाक है कि वो किसको कबूल करते हैं किसको नहीं कबूल करके। अगर इनको लगता है गलत कबूल किए तो जाएं कोर्ट में, कहें कि हमारे इस्तीफे गलत थे, हमने दिए ही नहीं थे, ये गलत कबूल हुए, तो इनको शायद वापसी का रास्ता हमवार हो जाए। लेकिन देखिए, इसमें जो मेन इशू है कि आपके अभी भी जो इस्तीफे पड़े हुए हैं वो भी कबूल किए जा सकते हैं, या तो वहां से जाके उठा लें, ठीक है? तो ये कबूल कर लेना कि हमारे इस्तीफे गलत थे, हम नहीं इस्तीफे असल में देना चाहते थे, इसलिए जो है वो हम इनको वापस लेते हैं। तो ये सब कुछ तो इनके मुताबिक नहीं चल सकता ना। पाकिस्तान इनके मुताबिक, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, इनकी अना के मुताबिक तो नहीं चल सकता। और यहाँ खाली ये तो बैठे सियासत नहीं कर रहे, अगर सियासत ही करनी है तो फिर ठीक है। ठीक है रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि अभी केरल सेटअप की भी बात हुई, तो जो निगरान वजीर आजम है उनकी तैनाती भी क्या ख्याल है, ऐसे ही होनी है कि इमरान खान को कौमी असेंबली के अमल से दूर रखा जाएगा और वजीर आजम शहबाज शरीफ और जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो मिलकर ये फैसला करेंगे? उसके बाद आपको लगता है कि अगले इलेक्शंस जो हैं वो क्रेडिबल होंगे? देखिए पारस, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आप नए चैनल पर आ गई हैं। शुक्रिया सर जी, और अल्लाह करे कि 1.5 महीना हो गया, लेकिन खुशी की बात है कि मुझे अभी तक मुबारकबादें मिल रही हैं। नहीं, पहले की तरह अल्लाह आपको कामयाबी ही करेगा इंशाल्लाह। देखिए, इमरान खान साहब मुल्क की एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वो मकबूल तरीन भी हैं। बाकी जो सियासी ग्रुप्स के आपको दावत दे रहे हैं, आप बन जाएं। नहीं, वो तो डार साहब की मेहरबानी है, शुक्र है कि मुझे दूर ही रखें इससे। लेकिन बात ये है कि इमरान खान साहब के बगैर कोई फैसला जो है वो मुनासिब नहीं होगा। और ठीक है कि खान साहब ने पहले इस्तीफे दिए, उन्होंने उसको सियासी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। अब हुकूमत ने सियासी कार्ड खेलते हुए 35 जो है वो कबूल कर लिए हैं। इतना वक्त क्यों लगाया? अगर इनको एक्सेप्ट ही करना था तो उसी वक्त कर देते। ये दोहरा मेयार है कि चंद इस्तीफे कबूल किए और चंद इस्तीफे के, चूंकि रजा रूमी साहब, मुझे याद है कि असद कैसर के ऊपर और कासिम वो जो सूरी थे उनके ऊपर तो काफी उनके जानिबदाराना रवैये के ऊपर तनकीद की जाती थी। जो अभी जो स्पीकर हैं, तो इनका फिर रवैया आप कैसे देखते हैं, इनके किरदार को कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई इल्लीगल चीज नहीं हुई। कानूनी तौर के ऊपर ये स्पीकर का इस्तेकाक होता है कि जब भी वो उसके ऊपर कार्रवाई करें, तो इल्लीगल चीज नहीं हुई, लेकिन ये बिल्कुल सियासी चीज है। पहला भी सियासी पत्ता था खान साहब का, और अब ये पीडीएम और पीएमएलएन का भी सियासी पत्ता है। लेकिन मसला वही है कि जो आपने अपने इब्तदाइये में कहा है ना, असल बात वो है पारस के अवाम और नास को, पाकिस्तान के जो अवाम पिसे हुए इस वक्त महंगाई में और सियासी अदम इस्तेकाम में, माशी अदम इस्तेकाम में, वो ये तमाशा देख रहे हैं कि भाई ये बड़ी पार्टियां जो हैं ये कर क्या रही हैं, चाहे वो खान साहब हों और उनके मुस्तकिल जो वो सर, मैं बताऊं क्या कर रही हैं, शायद आप इस बात से इत्तेफाक करें, आपको नहीं लगता कि सब सियासत ही कर रही हैं, लेकिन अब कीमत के ऊपर सियासत कर रही हैं, और इनको ये सोचना चाहिए कि ये जो भारी कीमत है वो किसे अदा करनी पड़ेगी? जी, मुल्क की कीमत देखिए, मुल्क के ऊपर सियासत, तो मुल्क की कीमत के ऊपर तो सियासत काफी देर से हो रही है। और बल्कि अगर 2022 का पूरा साल देखिए तो उसमें यही जो रेशा दबानियां और ये जो इक़्तिदार का खेल जारी था, अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। जो कुछ साबिक आर्मी चीफ वो कर रहे थे, पीडीएम वाले भी उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। अब अभी आपने देखा होगा मियां साहब का भी जो ताजा बयान है लंदन से, उन्होंने उसी की तायद की है। तो बात ये कि ये बात मुनासिब नहीं है, तो बल्कि नून लीग जब अपना नया बयानिए की तरफ जा रही है, वो भी अब जुल्म है पारस, ये जुल्म है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हाल हुआ है महंगाई का, और जो हम आईएमएफ की कशकोल लेकर, कभी सऊदी अरेबिया वो भी $1 नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं पहले आईएमएफ का प्रोग्राम लो, यूएई वाले आपको नहीं दे रहे, जल्दी किसी की तरफ से भी कुछ मिलने का इम्कान नहीं है, और अगर मिनी बजट ले आए तो जाहिर % महंगाई तो और ज्यादा बढ़ने के फिर जो है वो इम्कानात हो जाएंगे। अच्छा सर, मैं महंगाई के ऊपर आती हूँ, लेकिन एक बात जिसका भी आप पंजाब का भी आपने जिक्र किया कि पंजाब में निगरान सेटअप के हवाले से बड़ी अच्छी बात है कि केपीके में तो निगरान वजीर आला ने हलफ उठा लिया है और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपोजिशन से ही नाम आया और उसको कबूल किया। अब ये जो पंजाब में आप इत्तेफाक क्यों नहीं कर सके और फिर इतनी जल्दी मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ चला गया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बड़ा सुनहरी मौका है, और हम उम्मीद करते हैं कि कल
आपने ये सुनहरी मौका जो है इससे फायदा क्यों नहीं उठाया? लेकिन सामने अपोजिशन ने भी तो मिलके फैसला करना था ना। अगर देखिए, अगर मुत्तफिक नहीं हो सकते एक नाम के आज़म खान साहब की आप बात कर रही हैं, जब वहाँ से अगर एक ऐसा नाम आया, मैं तो ज़ाती तौर पे उन्हें नहीं जानता, लेकिन जो हमारे कोलीग्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जो मैंने उनके बयान देखे हैं, वो मुतमिन थे, इसलिए फैसला हो गया। अब ये एक ऐसा निगरान वज़ीर आला लाना चाहते हैं पंजाब में, जिसके ज़रिए ये हल्के मैनेज कर सकें, ब्यूरोक्रेसी को मैनेज कर सकें। क्या बुराई है? ये अब आहत चीमा का नाम है, मोहसिन नकवी का नाम है, क्या बुराई है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कम से कम आहत चीमा पे तो 2 दर्जन प्रोग्राम आप कर चुकी हैं, मैं उन प्रोग्राम्स का हिस्सा रहा हूँ। उनके जो भी मामला थे आप खुद एक्सपोज करती रही हैं, और आप अगर पोल करवा लें दोनों नामों पे, नकवी साहब आपके सामने, वो तो बरी हो गए ना चीजों से। चले, इस मुल्क में तो सारे बरी हो जाते हैं ना, सलमान शहबाज आज बरी हो गए, मुबारक हो आपको। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। नकवी साहब देखें, वो तो एंटी PTI, इमरान खान, उनका तो पूरा आपके सामने चैनल सब कुछ, वो तो ये जो नकवी साहब है ना, ये किसी जमाने में खान साहब के भी दोस्त थे। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि आपको ये कैसे यकीन है कि कल जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा वो उन्हीं 2 नामों में से सिलेक्ट करेगा जो कि नून लीग ने दिए? भाई आपके भी तो किसी नाम को कबूल कर सकते हैं ना। और परवेज इलाही ने कहा कि जो भी नाम देंगे निगरान के लिए हम उसे चैलेंज कर देंगे। तो कैसे पता? देखें मेरे ख्याल में अगर वो PTI का नाम इंडोर्स करते हैं तो ये भी एक सरप्राइज होगा कल फिर हमारे। लेकिन आपके लिए काबिल कबूल होगा ना? फिर काबिल कबूल होगा। हमने इंडोर्स किया या हमारी तरफ से वो नॉमिनेट है। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए, माजी में इलेक्शन कमीशन के तो सारे फैसले हमारे खिलाफ आए हैं, तो इसलिए इनसे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कल की कोई ऐसा फैसला। 2018 याद है, उस वक्त भी निगरान वजीर आला का नहीं आप लोग इत्तेफाक कर सके थे। फिर वो एक पंजाब के अंदर थे जो बने थे हसन अस्करी साहब, तो उनके नाम पे इलेक्शन कमीशन ने इत्तेफाक किया था और वो नाम आपकी तरफ से, PTI की तरफ से दिया गया था। नून लीग के लिए काबिल कबूल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने तस्लीम किया चूंकि इलेक्शन कमीशन का ये आईनी इख्तियार है। तो आप नहीं मान सकते? आईनी इख्तियार है उनका। देखिए, लेकिन वो टीम जो तब थी इलेक्शन कमीशन में, वो आज नहीं है। आज जो ये टीम है, ये डस्का इलेक्शन से ले लें और फिर जितने फैसले आते हैं, फॉरेन फंडिंग को ले लें, दीगर मामला को ले लें, तो ये तो इमरान खान को निशाने पे रख के बैठे हैं। ये तो PTI हुई थी ना डॉक्टर साहब, अब ये तो ना धांधली का मकसद। अब ये कराची में क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन मुझे बताएं, ये कराची में जो हुआ है, ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन सतूपी के सो रहा है। मैं आपके प्रोग्राम से नहीं पूछता हूँ, वहां नहीं जागे। डस्का इलेक्शन में तो रात 3 बजे आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सारा अमला जाग गया था, प्रेस रिलीज निकाल दी थी रात 3 बजे IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ। इन्होंने क्यों नहीं, इन्होंने सिंध के चीफ सेक्रेटरी और IG को इस दफा तलब किया? वहां तो पता चल रहा है जी 30 बैलेट पेपर्स उतरे हैं और डब्बे से कितने निकले हैं? 300। आपके चैनल ने दिखाया है, सुनो चैनल ने दिखाया, और वो क्या दिखा सकते हैं? पीपल्स पार्टी कहती है अपना मेयर लाएंगे हम। सईद अली साहब ये बार बार यही बात कर रहे हैं। इस तरह देखिए, अगर इस तरह डिस्क्रिमिनेशन से एक अदारा चलाएंगे, जब मेरिट पे फैसले नहीं होंगे, इंसाफ पे मबनी फैसले नहीं होंगे, तो फिर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो जायज़ हैं। राइट। राना एहसान साहब, ये 11 करोड़ की आबादी वाले सूबे में कोई नाम आपको ऐसा नहीं मिला था जो कि न्यूट्रल हो या जिसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक ना हो? KPK में देखें 3.5 करोड़ आबादी का सूबा है और वहां पे इत्तफाक हो गया CM के नाम पर। देखिए, हमारे ख्याल से तो जो हमारे नाम है वो भी न्यूट्रल है। आहत चीमा ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, कोई उनका बयान निकाल दे जो उन्होंने PTI के खिलाफ दिया, कोई ऐसा बयान नहीं है, तो हम तो समझते हैं दोनों न्यूट्रल हैं। देखिए, बयान की बात नहीं है, आपको भी पता है कि आहत अच्छे ब्यूरोक्रेट होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका करीबी ताल्लुक है। अब आप मोहसिन नकवी साहब की बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन वो एक मीडिया ग्रुप चला रहे हैं और मियां साहब के साथ लंदन में वो नजर आते हैं ना। नहीं, हम तो नहीं समझते मोहसिन नकवी साहब एक न्यूट्रल, अपना चैनल उनका जो भी है मीडिया के अंदर रोल, वो न्यूट्रल है और हम समझते हैं कि वो फेयर होने। तो हमारे तो ये दो जो नाम है, हम समझते हैं ठीक है नाम, हमें इनके नाम नहीं ठीक लगते। उसके अंदर भी देखें एक सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग ऑफिसर कैसे जो है वो हो सकता है। तो देखें, ये तो एक सियासी लेवल पे फैसला होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। उसमें हम समझते हैं PTI वाले भी उतने ही कसूरवार हैं। हाँ। और एक आईनी अमल है, अगर नहीं हो सका अब ECP नॉमिनेट कर दे। अब ECP के ऊपर ये जो जिस तरीके से अटैक करते हैं, ये उसी ECP के तहत जो है ये 15 इलेक्शन जो है वो इन्होंने जिमनी जो पंजाब में थे वो जीते थे। तब ये XY की कहानियां सुनाते थे। नहीं, उनको एतराज सिर्फ चीफ मिनिस्टर के ऊपर है और जो सिंध के इलेक्शन कमीशन के रुकन है ना, उनके ऊपर है। देखिए, इनको इतराज सिर्फ तब होता है जब ये इलेक्शन हारते हैं। जब ये जीतते हैं तो तब भी ये धांधली का रोना तो रोते हैं, लेकिन तब ये जीत जाते हैं। तो ये कहने का ये प्रोपेगेंडा है, एक इनका पूरा ओवरऑल एजेंडा है कि इनके से कोई जर्नलिस्ट मुश्किल सवाल पूछ ले तो वो लिफाफा जर्नलिस्ट है, जुडिशरी इनके खिलाफ फैसला करे तो वो मिली हुई है। अच्छा, वैसे ये ना, ये सबका यही हाल है।
वो सबका ये बात ना करें सर, ये सबका है कि मुश्किल अगर कुछ सवालात कर लिए जाएं तो शायद वो दोबारा फिर रुख भी नहीं करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि कल को इलेक्शन कमीशन अगर पीटीआई के दिए हुए नामों से कोई नाम चुन लेता है, उनको मुकर्रर करता है, तो आपके लिए काबिल कबूल होंगे? डेफिनेटली होंगे मेरे ख्याल से। जब जो है आइन का ये एक अमल चल रहा है और इसके अंदर से जो भी रिजल्ट आएगा वो काबिल कबूल होना चाहिए। लेकिन कम से कम मियां साहब को तो लंदन में बाखबर, अभी परसों पता है एक सहाफी ने उनसे ये पूछा इसी बारे में, तो वो हैरान होकर उनको देख रहे थे कि जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि ये बतौर ऑपोजिशन किसके नाम दिए गए हैं। तो क्या पाकिस्तान में मियां साहब से बाला ही फैसले हो रहे हैं और इसीलिए वो आपसे नाला हैं और नाराज हैं और गुस्से में भी हैं? मियां साहब नाला है, मियां नवाज शरीफ जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में हैं वो नाराज हैं, वो नाला हैं आप लोगों से। ये देखें, विद इन पार्टी अगर कोई मामलात हैं तो वो तो चलते रहते हैं। हर वक्त कोई ना कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है, तो ये पार्टी के इंटरनल नवाज शरीफ हर कोई नहीं है। नहीं देखें, लेकिन कहने का मतलब अगर उनकी नाराजगी किसी चीज के ऊपर है तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ। वो ही इज हेडिंग द पार्टी। पंजाब में आप कामयाब नहीं हो सके, वो इसी चीज के ऊपर नाराज है, इसलिए मरियम नवाज को वापस भेज रहे हैं। आपको लगता है अब बड़े बड़े जलसे तो वो कर लेंगी, लेकिन क्या पंजाब में इलेक्शन आप लोगों को जितवा पाएंगी? देखें मैं समझता हूँ बिल्कुल हम लोग पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएंगे और हम लोग ये जो इलेक्शंस हैं उसकी तैयारियां जो है, हमारी पार्लियामानी बोर्ड तकरीबन तैयार है और आगे जो है वो पार्टी भी जो है वो उसके लिए काविश जो है वो उसने शुरू कर दी हुई है। तो ये जो इंशाल्लाह हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। पंजाब का इलेक्शन लड़ेंगे, वो सीएम की दौड़ में शामिल होंगी या सिर्फ इलेक्शन कैंपेन ही चलाया करेंगी? नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल सोच विचार हो रही है एंड शी इज अ पॉसिबल कैंडिडेट फॉर सीएमशिप। बिल्कुल है और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला जल्द अनाउंसमेंट होगी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन बिल्कुल वो शी इज वन ऑफ द कंटेस्टेंट, हमारी पार्टी की वो सीएम की कैंडिडेट बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, रजा रूमी ने बातें सुनी, आपको लगता नहीं कि पंजाब असेंबली के इलेक्शंस होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गए हैं सर? जी देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है और ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, रिटायर्ड जजेस मौजूद हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, और जैसे हसन अस्करी साहब का हवाला दिया गया, इस तरह के और लोग हैं कि जिसके ऊपर इत्तेफाक साहब। लेकिन एक तासुर नून जो है ना वो शायद अपने पसंदीदा सहाफियों को या ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा एकोमोडेट करती है। वैसे अगरचे तमाम सियासी जमातें यही करती हैं सर, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि नून लीग कुछ ज्यादा ही करती है इस चीज में आगे? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। देखिए, अब सुखेरा साहब एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट है, उनका नाम देना, अब उसमें कानूनी रुकावटें भी हैं, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट वो रिटायर हो रहे हैं जनवरी के आखिर में, लेकिन उसके बाद भी 2 साल वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। उसके लिए जो है ये नाम सही नहीं। हालांकि वो बड़े अच्छे आदमी हैं और बहुत ही ऑनरेबल सिविल सर्वेंट है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। मेरे ख्याल से तो नासिर खोसा साहब जो हैं वो, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ भी काम किया हुआ है, पीटीआई का भी एतमाद है उनके ऊपर, ना जाने उन पे क्यों नहीं उन्होंने इत्तेफाक किया। अब कल ये इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा तो उस पर देखा जाएगा। मेरे ख्याल से तो इस वक्त बड़ी जरूरत है पारस, ये इनकी आपस के जो झगड़े हैं तमाम सियासी पार्टियों के, कि मुल्की मफाद की खातिर इनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं तो अवाम, आप यकीन जानिए, अभी तो खान साहब बड़े मकबूल हैं, लेकिन अगर मुस्तकिल इस तरह से ये रहा मसला तो फिर अवाम बददिल हो जाएंगे, बदजन हो जाएंगे सारी पार्टियों से और जमहूरी निजाम से ही। और इस वक्त तो अवाम परेशान महंगाई से ही हैं, और किस चीज से बदजन हो जाएंगे? जी देखिए, महंगाई और ये जो खेल तमाशा जारी होता है ना, ये इन सारी पार्टियों में लोग जो हैं ये पार्टियां बदलते रहते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कौन है? पहले वो पीपीपी के फॉरेन मिनिस्टर होते थे, नून लीग में भी रहे हैं, काफ लीग में भी रहे हैं, अब वो पीटीआई का हिस्सा है। मैं आपको मुतअद्दिद नाम गिनवा सकता हूँ, उस पर तफसील में नहीं जाते, लेकिन अवाम का एतमाद जो है उसके लिए इनको सियासतदानों को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। और उसमें हुकूमत वक्त जो होती है, मैं हमेशा ये बात, जब खान साहब इक़्तिदार में थे तो मैं यही बात कहता था कि जो गवर्नमेंट लोग होते हैं, पावर में होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। उन्होंने मुल्क को चलाना होता है। जी सर, आप समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद ना आती खान साहब के खिलाफ तो जिन हालात जिक्र कर रहे थे वो कुछ भी ना होता और बदतर होता? रजा रूमी साहब, आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, तहरीके अदम एतमाद जो है वो तो देखिए उसमें तो कोई कानूनी जो है वो एक प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस है। आप उसको उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत खो बैठे थे। मसला तहरीके अदम एतमाद का नहीं था,
मसला ये था कि जो दो जनरल्स लेकर आए थे इमरान खान साहब को, जनरल फैज और जनरल बाजवा, वो अब खान साहब के साथ नहीं रहे थे। फटा तो वहां पे है ना, इस वक्त भी खान साहब का सारा जोर जो है अब तो उनकी ये जो शहबाज शरीफ और फिर इसका मतलब ये है कि बयानिया तो ठीक है कि वो जो कह रहे हैं कि इन्होंने ही मुझे इक़्तिदार से निकाला है, घर भेजा है, अगर आप कह रहे हैं ना कि वो नहीं रहे उनके साथ। नहीं, हकीकत यही है, सच तो यही है। पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज है वो तो यही होती है कि जब इस्टेब्लिशमेंट आपसे दूर हो जाए तो फिर आप बचते नहीं, आपका इक़्तिदार नहीं बचता। हम देख चुके कई बार पहले भी, और अभी भी इस गवर्नमेंट का भी यही हाल है, बड़ी थिन मेजोरिटी है। कल को एमक्यूएम या दूसरे बलोच बीएनपी वगैरह। रजा नबी साहब, चूंकि आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, अब नवाज शरीफ तो वापस नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या ख्याल है कि नून लीग के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, और आप समझते हैं कि मरियम नवाज किस हद तक उनकी कमी को पूरा कर सकेंगी? देखिए, नवाज शरीफ साहब आएंगे, अगर वो नहीं आते, तो मुझे नहीं पता, रोज बयान बदलता है उनकी पार्टी का भी और उनका भी, वो जो इतलात आती हैं। बात यह कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बहुत सीरियस बुरहान का शिकार है। आपने जो बयानिया की अभी बात की, एक तो महंगाई सबसे बड़ा उनके ऊपर एक अजाब नाजिल हुआ है उनकी सारी सियासत पर, मगर उनका जो बयानिया था वोट को इज्जत दो और एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो इमरान खान साहब ने ले लिया है। अब इमरान खान साहब का वो बयानिया कहा जा रहा है वो दोबारा अपने बयानिया की तरफ पलटने की कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब का जो बयानिया था, देखिए वो अब कैसे पलट सकते हैं ना, वो अब चला हुआ कारतूस हो गया है, अब उसमें वो अफादियत नहीं रही, अब वो खान साहब के हाथ में आ चुका है। वो जितनी बार जनरल बाजवा का जिक्र करते हैं, और जितनी वो, आपको पता है हमारे पंजाब में तो खुसूसन सुल्तान राय टाइप बड़के जो होती है बड़ी पसंद आती हैं आवाम को। तो जब वो कहते हैं ना कि जनरल बाजवा आपने ये किया, आपने वो किया वगैरह वगैरह, तो लोग उसकी तायीद करते हैं। यही वजह है कि वस्ती पंजाब में, जो कि असल बैटल ग्राउंड है पाकिस्तान में सियासत में, वहां पे इमरान खान गए हैं। अच्छा। और वो तमाम, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भी नून लीग को टफ टाइम दे सकती है, लेकिन जी टफ टाइम से ज्यादा दे, और जीत भी सकती है, अपनी दोबारा हुकूमत भी बना सकती है। जी, तो उसके तोड़ के लिए एक ही शख्स है जो कि इमरान खान साहब का मैदान में मुकाबला कर सकता है, वो मियां नवाज शरीफ है। और वो नहीं आ रहे अभी। जी, और अगर वो नहीं आते तो वो फिर जारी बात है उनकी अपनी। उस्मान डार साहब, आप समझते हैं कि अगले 2-3 माह में पाकिस्तान के जो ये बदतरीन मौशी हालात है, इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, या अब सिर्फ दुआ ही काम कर सकती है? अभी मैंने आपसे सवाल किया, सारा ब्लेम आप डालेंगे नून पे, नून डालेगी सारा ब्लेम आप पे, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी कोई कबूल क्यों नहीं करता सर? किसी की वजह से तो पाकिस्तान इस हाल पे पहुंचा है ना। देखिए, सच ये है कि ये बेहतरी एक ही सूरत में आ सकती है कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, और पीटीआई आ जाए, पीटीआई आती है या जो भी आती है, ये तो आपके व्यूअर्स ही तो आप नहीं जीतेंगे तो सर, तो फिर आप मानेंगे रिजल्ट्स को? साफ और शफाफ इंतखाबात करा देना। अगर ये कराची जैसे इंतखाबात कराने हैं, बैलेट बॉक्स उठा के ले गए, ठप्पे मारते, सोनो चैनल वाले दिखा रहे हैं, सारा कुछ आपने देखा किस तरह से वैनों से उतरे हैं। 2018 में आरटीएस भी बंद हो गया था, तो आरटीएस का तो नुकसान हमें हुआ था। मैं तो वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कमरे में था, 8-9 हज़ार वोट से जीत रहा था, बाद में इन्होंने 1000-1200 वोट से हरा दिया मुझे। मेरा तो रिकाउंट आज तक नहीं हुआ, मैंने रिकाउंट की एप्लीकेशन दी थी। है वो लंबी बात हो जाएगी। 30 सीटें हमारी 5000 वोटों से नीचे हारी थी। अगर आरटीएस के बेनिफिशियरी पीटीआई वाले होते तो उस्मान डार पार्लियामेंट में जाते। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि अगर 8 माह में अगर आपकी हुकूमत ना गिराई जाती तो वो, अभी नून लीग कहती है कि हमने आगे इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया था, वरना मुल्क तो डिफॉल्ट हो गया था। शफर जैदी आपके दौर में एफबीआर के चेयरमैन, आप नहीं लगाया था ना, उन्होंने तो दिसंबर 2021 में ही कह दिया था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। तो कुछ देखा होगा तो लेकिन पारस राना साहब और इनके तमाम कुलीग्स को मैं कहता हूँ टॉक शोज में अपनी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पढ़ के आए। इनकी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जहां इन्होंने हाथ पांव के अंगूठे लगा के कहा कि 6% से जीडीपी से दौलत बढ़ा रहा था इमरान खान, उसके जाने के बाद शाया हुई है। 50 लाख नौकरियां कोविड के बावजूद 3.5 साल में इमरान खान ने जनरेट की। 32 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट इमरान खान लेके गया। 31.7 बिलियन पे फॉरेन रेमिटेंस इमरान खान लेके गया। 6800 अरब की टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 75 साल तारीख की इमरान खान ने की है। 15% से आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी। उनके सारे प्रोग्राम, एहसास, कामयाब जवान, हाउसिंग स्कीम, उसके बावजूद एक आम आदमी आपके दौर में रो रहा था। हाँ, इनके दौर में ज्यादा रो रहा है। देखिए पारस, इसी खजाने से 400 अरब रुपए का हेल्थ कार्ड चला रहा था। आप लेके जाएं अपने माइक को अवाम में और पूछें हेल्थ कार्ड के साथ। के सख्त शराइत पे प्रोग्राम आपने वो मुआहदा साइन किया था ना, और कहते हैं कि उसके बाद कीमतें कम कर दी आपने, जब आपने अपनी हुकूमत को जाते हुए देखा और अवाम के सामने आप हीरो बन गए। क्या गन पॉइंट पे इनको हमने हुकूमत दी थी?
बड़े भंगड़े डाल रहे थे, लुडियां डाल रहे थे, ढोल ढमक्के कर रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे, जी हमने इमरान खान को निकाल दिया, तो अब इमरान खान पे जब आपको पता चला हम निकलने वाले हैं तो कह रहे हैं ना कि कीमतें आपने कम कर दी। तो देखिए, अगर हम वाकई बुरे थे तो इमरान खान क्यों कोशिश कर रहा था कि मैं इस साजिश को नाकाम करूं जो हो रही है। अगर इमरान खान को पावर लस्ट हो तो वो अपने 2 सूबों की हुकूमत तोड़े। 70% पाकिस्तान में हम हैं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में इस्तेकाम लाने के लिए, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान है। तो फिर असेंबली जाने के लिए आप तैयार हैं? पता है ना वहाँ ख्वाजा आसिफ बैठे हुए हैं और वो फिर शर्म भी दिलाते हैं और हया भी दिलाते हैं। ओहो, हया आसिफ को शर्म और हया तो इस दफा मैं सियालकोट दिलाऊंगा। एक तो इन्होंने जो वेंटिलेटर का बयान दिया था ना, वो आपको याद है ना, मशहूर जमाना के पूरी कौम वेंटिलेटर पे पड़ी और उस वेंटिलेटर की तारे अमेरिका के हाथ में। क्या शर्म है? शर्म इनको यही दिलाऊंगा कि जो इन्होंने मुल्क की तबाही की, ख्वाजा आसिफ और इनके हवारियों ने मिलके जो ये राग लाते रहे आपके प्रोग्रामों में आके कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, आटा दाल चीनी पेट्रोल बिजली सब महंगा कर दिया। आज तो हाथ जोड़ के पारिस ऐसे पाकिस्तानी कहते हैं, हाजा जी सियालकोट के लोग, क्या ख्याल है कि इस दफा इलेक्शन में कीमतों पे सब कुछ वापस, क्या ख्याल है कि इस दफा ख्वाजा आसिफ की कॉल कोई सुनेगा? कोई टेलीफोन कॉल काम नहीं आनी, कोई ख्वाजा साहब फोन फ्रेंड काम नहीं आएगा। आपने देखा आपके ही चैनल का, आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? आपके चैनल का हबीब अकरम साहब का सर्वे है, 52% पीटीआई और 20% PMLN। ओके, उम्मीद है कि आपके चैनल पे तो इन्हें कोई इतराज नहीं होगा। ठीक है। राना एहसान साहब, ये आपको अप्रैल 2022 में वाकई बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस कदर खराब हैं और आपको इमरान खान को हटाने की क्या सियासी कीमत अदा करनी पड़ सकती है? देखिए पारिस, 3 चीजें जो हैं जो मेन मेरे ख्याल से अवाम को समझने की जरूरत है कि क्यों ये मईशत इन्होंने तबाह की। देखें, गैस सेक्टर के अंदर कोई डेट नहीं था, कोई लॉसेस नहीं थे। इन्होंने 3.5 साल में 1400 अरब रुपए का खसारा खड़ा कर दिया गैस सेक्टर में। ये कहते हैं 6% ग्रोथ थी आखिरी साल, बिल्कुल थी, उससे पहले ग्रोथ रेट बड़ी खराब थी। लेकिन जो 1100 अरब का सर्कुलर डेट था एनर्जी सेक्टर में, वो 2500 अरब पे छोड़ के गए 3.5 सालों में। और तीसरा फिगर है इनके कर्जों का, जो कि पाकिस्तान के 80% कर्जे इन्होंने 3.5 साल कामयाब एहसास प्रोग्राम अपने दौर में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई इन्होंने। नहीं, ये जो 3 चीजें इन्होंने की, इसमें सब कुछ ये शामिल है। इन्होंने ट्रेड डेफिसिट जो किया वो $50 अरब का था। अब हम इन्हीं चीजों को हमें दुरुस्त करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अवाम पे बोझ आ रहा है। क्या गैस सेक्टर के खसारे को रोकने के लिए हमें गैस की पानी पड़नी है? बिजली के से 1 मिनट दार साहब, बिजली की जो है वो उधर वहां हमें इंक्रीज करनी पड़ी। और ये जो कर्जे का बोझ इन्होंने इतना ज्यादा डाल दिया 3.5 सालों में, उसको हमें दुरुस्त कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ जागरूक आप बेहतरी लेकर आए हो इन 8 माह में। अभी आपने खुद ही बता दिया महंगाई जो है वो 8 माह में 9% से 34% पे पहुंच गई है। अब ये जो शरह सूद है 17% तक ले जाने की बातें हो रही हैं, 17% तक, ठीक है। और पेट्रोल जो है वो सिर्फ 15 दिन का रह गया है। सर, इमरजेंसी और जंग की सूरत हाल में भी ना ये SOP है कि आपके पास रिजर्व 2 महीने का होना चाहिए। देखिए पारिस, ये तो जब IMF का जब ये शराइत जब हम कबूल करके अनाउंस करते हैं तो साथ ही हमें फ्रेंडली से इनफ्लो आ जाएंगे। तो ये जो आरजी डिप है रिजर्व्स में, हम तस्लीम करते हैं, इससे शदीद तकलीफ हुई है ताजरों को, LCs के मामला है। लेकिन इससे मिले तो सही और आप होंगे उसकी पहुंच से तो हर चीज, हर अशिया खुरोनोस की पहुंच से दूर हो चुका है बहुत ज्यादा। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं ये जो 3 चीजें आपको मैंने गिनवाई, जो गैस सेक्टर का खसारा हमें दुरुस्त करना पड़ रहा है, अगर ना करें तो मुल्क दिवालिया हो जाता है, बिजली के खसारे को हमें दुरुस्त करना पड़ रहा है। और इन्होंने जो मुआहदा था IMF का, उधर इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट बना के गए कि जिसको हम पूरा कर रहे हैं। आप लोगों की कारकर्दगी से ये लग रहा है कि आप लोगों ने कोई होमवर्क ही नहीं किया था। खुद शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मेरे तो वहमो गुमान में भी इनके हालात इतने खराब हैं, तो क्या आप ये समझ के आए थे कि ऑटो पे हर चीज ठीक हो जाएगी, कोई जादू चल जाएगा? नहीं, देखें, 2 चीजें हुई। हमने IMF का मुआहदा बहाल किया, सितंबर तक हमारी हर चीज ऑनलाइन थी। फिर जो सैलाब का फैक्टर आया, $30 अरब का जो मीशत को नुकसान पहुंचा, उसमें हमने फिर कोशिश की कि हम जो IMF का मुआहदा है उसको थोड़ा सा जरा काम डाउन, थोड़ा सा जरा टोन डाउन कर दें। वहां हमें नहीं कामयाबी मिली, जिसकी वजह से थोड़ी ताखीर हुई। लेकिन हमारी कोशिश, हम उस वक्त अगर इन चीजों की कीमतें और फर्दर बढ़ा देते, गैस, बिजली, पेट्रोल की, तो मैं समझता हूं आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो हमने वो कोशिश की। लेकिन अब अगर जा रही है आवाम की, तो सर वो आपको बताएंगे जब आप इलेक्शन में उनके पास जाएंगे। तो हमें पूछना चाहिए ना
कि ये 1400 अरब का जो खसारा गैस में छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए? ये जो इन्होंने सर्कुलर डेट 2.5 गुना कर दिया, क्यों कर दिया? जो इन्होंने कर्जे इतने चढ़ा दिए, मुल्क को तबाही की तरफ ले गए, आज हमें 8 महीने में वो चीजें दुरुस्त करनी पड़ी है। सर्कुलर डेट आपने भी बड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर गई थी। सिर्फ इनसे राना साहब से एक मासूमाना सवाल करूंगा, क्या बिजली के महंगे मंसूबे इमरान खान ने लगाए थे? क्या ये जो सारी गैस की डीलिंग करके गए थे इमरान खान ने की थी? और आज 9 माह में इनसे दूसरे कितना सर्कुलर डेट नीचे लेके आए हैं? आपने तो आप बता देना 9 माह में राना साहब कितना सर्कुलर डेट नीचे लेके आए हैं? कौन जानना चाहती है कि आपने इस 9 माह में कितना सर्कुलर डेट नीचे लेके आए हैं? क्योंकि ये आपका ही दिया हुआ तोहफा था इमरान खान हुकूमत को मेरे भाई, ये सारा आपका दिया हुआ तोहफा था। यहाँ पे कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। मैंने तो सवाल करने से पहले ये बात कर दी थी। रजा रूबी साहब, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? और ये डार साहब हमें बताते हैं पाकिस्तान पहले भी अदायगियां कर रहा था, वो अब भी करता रहेगा, लेकिन ये नहीं बताते कि डॉलर कहां से आएगा। वो कहते हैं कि बस आ जाएगा। फिर ये जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस में ये 10 अरब डॉलर के प्लेजेस मिले, इसके अलावा इस हुकूमत को अभी तक ये कर्जा उतारने के लिए या फिर इंपोर्ट का बिल अदा करने के लिए या फिर ये जो ज़र मुबादला है इसमें इजाफे के लिए अब तक कहीं से कोई सपोर्ट की मदद क्यों नहीं मिल सकी आपके ख्याल में? देखिए, उसकी बुनियादी एक ही वजह है जो सारे आपके सवालात हैं, और वो है IMF की शराइत। वो जो कंडीशंस हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में जो बढ़ावा है, जो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडाइज करती है, IMF ने ये माहिदा जो है हुकूमत ने एक्सेप्ट किया है कि वो उनको कम करेगी उन सब्सिडीज को, ताकि बजट का खसारा जो है वो कम हो सके। और इसके लिए ये एक सियासी तौर पे बहुत मुश्किल फैसला है। अगर आपको याद हो तो खान साहब ने भी जो दूसरा प्रोग्राम साइन करके जो है वो कीमतों में जो तेल की कीमत होना था वो नहीं किया था। दूसरा प्रॉब्लम है डॉलर की रेट का, जो कि डार साहब ने उसको थोड़ा दबा के रखा हुआ है ताकि महंगाई ऊपर ना जाए। देखिए, ये सियासी तौर पे कड़े फैसले हैं, लेकिन अभी जो हालात बन गए हैं उसके ऊपर कोई चारा नहीं है कि PMLN को और PDM को ये एक्सेप्ट करके ऐलान करना पड़ेगा। और फिर ये जो बाकी कमिटमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया से, UAE से और चीन से भी जो बातचीत होनी है वो आ जाएंगी, तो ये मसला तो लगता है कि आगे के 2 महीने बहुत और चंद हफ्तों में पेट्रोल और अद्वियात का बहरान भी सर उठा सकता है, या लगता है ये कयास आ रही हैं इस वक्त में? ये जी हफ्ते 2 हफ्ते में ये हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत जो है बड़ी महंगी होगी अवाम के लिए और रूलिंग पार्टीज के लिए। अवाम के लिए इसकी कीमत इसलिए महंगी होगी कि जब बिजली गैस की कीमतें ऊपर जाएंगी, डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, तो महंगाई जो अभी 30% के लगभग है वो 40% हो सकती है। तो फिर आम आदमी का सर्वाइवल का वो कहां जाएगा? किस दीवार से सर मारेगा? तो यही तो चैलेंज है ना पारस। इसी वजह से तो डार साहब और ये नून लीग जो है अभी तक पीछे ये फैसला नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब हालात उस मोड़ पे आ गए हैं कि ये फैसला करना पड़ेगा। तो क्या इसका हल इलेक्शन? और उमी साहब, आप समझते हैं कि PTI दावा करती है ना कि इलेक्शन हो जाए तो बेहतरी आएगी? देखिए, अगर तो आप इमरान खान साहब की बनाई हुई दुनिया के वासी हैं तो फिर तो इलेक्शन हर चीज का हल है। ठीक है, लेकिन इसका हल इलेक्शन नहीं है। कमेंट कर दें इसी के ऊपर। इसका हल इस्लाहात है। ओके, और देर पा इस्लाहात जिनके लिए इत्तफाक़े राय चाहिए, जो कि मौजूद नहीं है इस वक्त, और उसकी अशद जरूरत है। जी, अगर PTI की गवर्नमेंट आ गई जनरल इलेक्शंस के नतीजे में और सूबाई हुकूमतों में भी इलेक्शंस होते हैं, तो क्या ये मौशी जो सूरत हाल है ये बेहतर हो सकेगी और साथ साथ सियासी भी, क्योंकि यही आपका दावा है? देखिए, हुकूमत में आके हमें देखना होगा ना कि किस हद तक तबाही कर चुके हैं ना। अभी से आपने ये बातें शुरू कर दी है कि आप भी यही कहेंगे हमें अंदाजा ही नहीं था कि 8 माह में किस कदर तबाही करके चले गए, जैसे उनको 3.5 साल का अंदाजा नहीं था। कब तक अवाम को बेवकूफ बनाएंगे? खुद कह रहे हैं कि बहुत कुछ अभी इन्होंने छुपा रखा है, बैठे हुए हैं, अभी बहुत कुछ सामने आएगा जब हम आएंगे। जो 8 माह में किया ये श्वास स्पीड और इसाक डार ने जो तबाही की है, मैं आपके प्रोग्राम में कम से कम ये जरूर इतराफ करना चाहूंगा कि इसाक डार से बेहतर ही था मिफ्ता इस्माइल। वो कोशिश तो कर रहा था ना, वो बेचारा कोशिश तो कर रहा था। इसाक डार साहब तो आगे पूरी नौसेबाजी कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं डॉलर रोक लूंगा, मैं IMF की आंख में आंख डाल के बात करूंगा। भाई कहाँ है आपकी वो आंखें जो IMF की आंखों में डालनी थी आपने? तो ये सब
सियासी बयानात थे, इन्हें बड़ी अच्छी तरह अंदाजा था पारिस, इसमें कोई दुराई नहीं है। 1100 अरब कभी नहीं आपने भूलना ना, हम इस कौम को भूलने देंगे। जो डाका मारा इन्होंने आके नैब केसेस माफ करवाए, अजीम आपके बहुत व्यूअर्स हैं ओवरसीज, मैं बाहर गया था और मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि आपके प्रोग्राम में आता रहा हूं, तो वो भी मुझे सुन रहे हैं। उनके वोट पे डाका डाला इन्होंने, उसके बाद ईवीएम खत्म कर दी। कराची में जो हुआ, अगर ईवीएम उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि कौमी असेंबली से बाहर नहीं आना चाहिए था? उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप कौमी असेंबली से बाहर नहीं आते तो अपनी मर्जी की ये नैब तरमीम नहीं कर सकते थे? उन्होंने कहा कि इमरान खान को जाके कहना कि इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को पाकिस्तान की सड़कों पे घसीटना है, छोड़ना नहीं है। इसलिए असेंबली से बाहर आए थे, असेंबली में बैठ जाते, फिर इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को घसीटते कैसे हम? हाँ जी, इसी के ऊपर आप देखिए, पारिस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि पीटीआई की हुकूमत पिछले 10 सालों की सबसे करप्ट हुकूमत थी। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है। कराची में ये नंबर, तीसरे नंबर पे ये पार्टी आई है, ये हिल गई है। इनको बड़े ये पॉपुलर, ये पूरी यानी कि इनके जो खुद अपने आप को पॉपुलर कही जाते हैं, कुछ जर्नलिस्ट इनको पॉपुलर कहते हैं, ये इनकी पॉपुलैरिटी कराची में दफन हो गई थी। ये साबित हो गए हैं कि ये जो साबित हो गया है, ये इनका पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है, ये आने वाले पंजाब और केपीके के इलेक्शन में बेनकाब होगा। तगड़े हो गया ना, अब तगड़े हो गया ना पंजाब के इलेक्शन में। ये कितने नालायक थे, इन्होंने इस मीशत को तबाह कर दिया, और जिसको हम साफ कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी हमने उठाई हुई है कि इसको साफ करें, ये इनका गंद है जो हम साफ करें। तो ये बिल्कुल हम इलेक्शन की तैयारी और इसका मुकाबला करेंगे। और अजहर उम्मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर केपीके हाजी गुलाम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी गुलाम अली साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी। अच्छा सर, ये बड़ी अच्छी बात है कि केपीके में जो निगरां वजीर आला हैं उनके नाम पे मुशावरत हुई और वहाँ पे फिर इत्तफाक हो गया है, और आज वजीर आला निगरां जो हैं आजम खान साहब, उन्होंने हलफ भी उठा लिया है, और उनका नाम आप ही की पार्टी के जो अकरम खान दुरानी साहब हैं उन्होंने पेश किया था, और महमूद खान साहब ने उसे कबूल कर लिया। तो अब आप इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुश हैं, और आप समझते हैं कि आपके सूबे में गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस आई जी, तो सबसे पहले नेक नीति के साथ मैंने उसको जल्द ही वापस करके एक्सेप्ट कर लिया। सर, आपने ये फैसला क्यों किया? क्योंकि आपके हवाले से कुछ खबरें थी कि आप शायद साइन नहीं करेंगे, आप गवर्नर पंजाब की तरह भी कर सकते थे। मैंने ये सोचा आपके टीवी प्रोग्रामों में कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऐसे कौम को मुश्किलात में मुब्तला के, सोचों में मुब्तला के, वक्त का ज़िया करके मैंने किया। वक्त ऐसे भी ऑटोमेटिकली ये 48 घंटे में डिसॉल्व हो जाएगी, तो इससे ये है कि कौम के 48 घंटे बचाए जाए। अच्छा, उस फैसले के नताइज आप देख लें। फौरी तौर पर सुबह 9 बजे लेटर उनको पहुंच गया, उन्होंने आपस में बातचीत की, और जब कल रात ये बैठ गए तो मेरे ख्याल में 10 मिनट में मसला हल हुआ। उसकी 2 बातें हैं, एक है मुल्क और कौम की मफाद की बात, एक है अना परस्ती। तो अकरम खान दुरानी साहब ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने अना परस्ती नहीं की, उन्होंने एक ऐसा नाम तजवीज़ किया कि मुखालिफ भी, जबकि पीटीआई और जेयूआई बहुत दूर है, लेकिन नाम उन्होंने ऐसा तजवीज़ किया कि उन्होंने भी फौरी तौर पर उस नाम को एक्सेप्ट कर। इसका ना परस्ती दूसरी तरफ से भी नहीं हुई, वरना आपको पता है वो रिजेक्ट कर सकते थे। नहीं, जो जरा ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे सूबे के भी कुछ रवायात है और अक़दार है, तो उसमें मसलन हमारा सूबे ने पाकिस्तान में नंबर हासिल कर लिया 1 जी, बिल्कुल कि कर ली, और कौम को मुश्किलात में गैर जानिबदार रहते हुए सर आपने दस्तखत कर दिए, तो इसका मतलब ये है, आप समझते हैं गवर्नर पंजाब को भी गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन उनके अमल से ऐसे लगा जैसे कि उन्होंने अपनी पार्टी की पॉलिसी को टो किया है? नहीं, उनका अपना एक सोच था। उन्होंने कहा कि अमाइन में
क्यों या आने वाले वक्त में तारीख में ये लिखे कि इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की और ये तो ऑटोमेटिकली 48, यानी उसका सोच अपनी जगह ठीक था, हमारी अपनी जगह ठीक था। ठीक। अच्छा सर, आप गवर्नर तैनात हुए नवंबर में और 6 माह पहले तक केपीके में गवर्नर का जो ओहदा था वो खाली ही था। तो आप जब गवर्नर तैनात हुए उसके 1.5 माह के बाद केपीके असेंबली जो है वो तहलील हो गई, खत्म हो गई है। तो इस आपका सीएम जो महमूद खान और जो गवर्नमेंट थी उनकी, उसके साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप कैसा रहा? देखिए, तो पीटीआई की हुकूमत वर्किंग रिलेशन पे समझती नहीं। अच्छा। अगर वो समझती होती तो आज कौमी असम्बली में और ये सूबाई असम्बली में और पंजाब में ये कुछ ना इनको देखना पड़ता ना कौम को देखना पड़ता। ठीक। आईन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में आपने या पाकिस्तान के अवाम ने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि मरकज में और चारों सूबों में एक ही पार्टी की हुकूमत हो। जी। ये दुनिया भर में किसी सूबे में किसी की कोलिशन गवर्नमेंट होती है, किसी दूसरे पार्टी की हुकूमत होती है, लेकिन इन्होंने देखे अब आईन ने हक दिया हर एक को। एक अपोजिशन लीडर होता है जो कि इत्तेफाक राय से बन जाता है, एक वजीर आजम बन जाता है। अपोजिशन लीडर भी अक्सर कोलिशन मेंबरान की या पार्टी की वजह आता है और हुकूमत भी इसी तरह कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन आपने मुसलसल 4.25 साल देखा होगा कि मैं अपोजिशन के लीडर से हाथ नहीं मिलाता, उनके साथ बैठता नहीं। सर ये तो खान साहब कहते रहे, लेकिन इमरान खान ने अंजाम क्या हुआ? जी, इमरान खान ने जो केपीके और पंजाब असेंबली तहलील करने का उनका फैसला था, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक दिलेराना फैसला था या जज्बात में गलती कर दी? मैं एक सियासी, शायद मेरी बात ठीक हो या ना हो, मैं अपने नुक्ता निगाह से कहता हूँ कि इनको इसका नुकसान पहुंचेगा। आपको लगता था ये केपीके असेंबली तहलील कर देंगे? देखिए, ये तो मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये तहलील कर देंगे, क्योंकि अक्सर इन्होंने अपने फैसले बदले और आखिर में तो कौमी असम्बली में जाने का इन्होंने कहा। और मैं आज भी कहता हूँ कि ये असम्बली में जाते, अपना रोल प्ले करते। मैं नजरिए से कहता हूँ इससे कि अब आज असम्बली डिसॉल्व हो गई, तो आज अगर तो 3 महीने के अंदर इंतखाबात हों तो मई में इंतखाब होंगे। जब मई में इंतखाब होंगे तो 3 माह 4 माह बाद तो ऐसे ही पूरे मुल्क में इंतखाब हो रहे हैं। तो इसके लिए 8 माह सड़कों पर फिरना, मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल। आपने कहा सर कि अब इंतखाबात होंगे केपीके में, तो ये जो इंतखाबात होंगे उसमें आप अब किसकी हुकूमत बनती हुई देख रहे हैं केपीके के अंदर, और उसकी क्या वजह है? देखिए, इंतखाबात होने की तो मैं कहता हूँ कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि केपीके के जो हालात अभी आप देख रहे हैं, सर हुकूमत किसकी बनेगी? मसले हैं, जो मुश्किलात है, तो हम कहते हैं कि निगरान गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, क्योंकि माजी की हुकूमत ने इस पे तवज्जो नहीं थी और मुसलसल कंटिन्यू आप देखते रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है दहशतगर्दी का, वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। गवर्नर साहब, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप हुकूमत आगे बनती हुई देख रहे हैं। ज़ाहिर इलेक्शन होंगे, हुकूमत तो बनेगी ना सर, चूंकि एक आम तासुर ये है कि पीडीएम तो गैर मकबूल हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जी। हर एक को अपना आजादाना मुहिम चलाने की इजाजत होनी चाहिए और कौम जिसको वोट दे। हम ये नहीं कहते, अभी इससे पहले सर तासुर ये है कि केपीके में इमरान खान बहुत मकबूल हैं, तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई दोबारा आ सकती है? ये गलतफहमी है। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे और महमूद खान जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने पहला फेज जो बल्दियात का था वो सारा हारा, और केपी में इसके दारुल खिलाफा पेशावर में सारे मेयर के सीट आ रहे, एक भी नहीं जीता। ठीक है, लेकिन एक और रिकॉर्ड है केपीके का कि वो एक हुकूमत को दोबारा चांस नहीं देते। पीटीआई वाहिद जमात है, 2013 में अक्सरियत लेके हुकूमत बनाई, फिर 2018 में 2/3 अक्सरियत से अपनी हुकूमत बनाई है उन्होंने। मैं चूंकि आईनी ओहदे पे रहा
रह रहा हूँ, मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन सबको पता है जिस तरह आया है। अच्छा सर, एक तासुर ये था कि इमरान खान ने हुकूमत और केपी हुकूमत को अपने लिए महफूज पनाहगाह बना रखा है और इसीलिए जो वफाकी हुकूमत है, यानी कि ताकि वफाकी हुकूमत उनको गिरफ्तार ना कर सके। तो अब आप समझते हैं कि ये तासुर जो है ये गलत साबित हो गया है और इमरान खान को कोई खौफ नहीं है गिरफ्तारी का? देखिए, सियासतदान हमेशा जेलों से, मुकदमों से इससे नहीं डरता। इमरान खान को तो तजुर्बा था या नहीं, लेकिन उसने निसफ असम्बली को जेल में डाला और निकला कुछ भी नहीं। इसी तरह आप देख ले, कौम भी सुन रही है कि आज मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि KPK पुलिस के 1000 एहलकार इमरान खान के साथ है। कितने? 1000। कितने? 1000 सिर्फ के। अब आप मुझे बताए कि तारीख में 75 साल तारीख में जो हुकूमत खत्म हो चुकी हो और आज के जो अखबार की खबर है, क्या किसी भी वजीर आजम, साबिक वजीर आजम के साथ 1000 पुलिस एहलकार एक सूबे के हो सकते हैं? अच्छा सर, और उस सूबे के जो कि दहशतगर्दी के जद में हो। सर, ये आप सिर्फ अखबारी खबर के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ये आपकी जाती मालूमात भी है जो कि आप गवर्नर हैं? पढ़ा और शायद वो अखबार भी ऐसे था कि सूबे का बड़ा अखबार है, तो इस तरह नहीं होगा। सर, एक इल्जाम और इमरान खान के ऊपर लगता है कि उन्होंने जो सरकारी वसाइल हैं उनको अपने धरने में इस्तेमाल किया। तो अब तक आपके सामने ऐसे कोई दस्तावेजात आए हैं जिससे ये साबित होता हो कि पुलिस को सूबे हैं वो निकालेंगे? आपके सामने कुछ नहीं आया इस तरह की चीज, क्योंकि सिर्फ हेलीकॉप्टर तक महदूद थे। तरफ सोचता ही नहीं हूँ। मेरा काम ये है कि मैं आईनी खिलाफ वर्जी या सूबे की आईनी मामला, ये मेरे सामने जरूर आया है कि आज अली जैदी साहब टीवी पे कह रहे थे कि इंशाअल्लाह ताला कराची के बल्दियाती इदारों को बहुत ज्यादा इख्तियारात दिला रहेंगे। उनसे मैं ये कहता हूँ कि 1 साल हो गया KP में इलेक्शन हुआ, इन्होंने बल्दियाती निजाम का जनाजा निकाला। आज तक पूरे सूबे को 1 पैसा नहीं दिया, किसी को ऑफिस नहीं दिया, उनके इख्तियारात छीन ले गए। और वजीर आला जब जाता 2 दिन पहले उन्होंने नोटिफिकेशन किया कि तमाम इस बल्दियाती इदारे असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे होंगे। ठीक, ओके सर, एक आखिरी सवाल मैं आखिरी सिर्फ करूं, चूंकि अभी आपने बीटी खदशात का भी जिक्र किया था। ये जो दहशतगर्दी है वो फिर एक दफा वहां पे उठ रही है KPK में, हम देख रहे हैं। आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार है कौन? चूंकि वफाक से बात करो सूबे पे इल्जाम लगाता था, सूबे से बात करो वफाक पे इल्जाम लगाता था। आपके ख्याल में किसकी कोताही है? जिम्मेदारी हम सब की है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आइन ने मुतय्यन की है कि वो सूबाई हुकूमत की है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर KPK हाजी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। सर, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।